Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the unit second colligative properties. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है उनके बारे में बताता हूँ मैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जनरली प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है आपके पास नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ना कि इस बात पे कि कौन सा सोल्यूट डिजोल्व किया गया। मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस whose value depends upon the number of solute particles present in the solution rather than the nature of the solute। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा सोल्यूट डिजोल्व किया गया है, वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि कितने पार्टिकल सोल्यूट के वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को जनरली कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, फिर से बता रहा हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन whose value depends on number of solute particles present in given volume of solvent rather than the nature of solute। इस डेफिनेशन को पढ़ो एक बार। ये डेफिनेशन कह रही है कि किसी भी प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, रादर देन कि वहां पे कि कौन सा सोल्यूट प्रेजेंट है, नेचर ऑफ सोल्यूट क्या है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि वहां पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम जनरली क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे हमारे पास चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फिर से आ गया वेपर प्रेशर का टॉपिक। यहाँ पे वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से शुरू हुआ था जिसमें बताया था वेपर्स का प्रेशर जनरली वेपर प्रेशर बोला जाता है। रफ डेफिनेशन है ये इसकी। इसके बाद हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ एप्लीकेशन फॉर वेपर प्रेशर कैलकुलेशन। उसके बाद राउल्ट्स लॉ के बेस पे हमने डिसाइड किए थे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी दो टाइप थी, वो भी वेपर प्रेशर पे डिपेंड करती है। तो अगला जो फिर से आया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एज वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मैटिक प्रेशर। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दीज आर द फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है। सेकंड लास्ट टॉपिक है ये इस यूनिट का। इसमें कहता है कि जिस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उन प्रॉपर्टीज को जनरली क्या बोला जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? फिर ये कहता है कि ये चार होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मीन्स किसी भी सिस्टम का वेपर प्रेशर डिक्रीज होना। और फिर से वो बता देता हूँ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट भी एक दूसरे को अफेक्ट करेगा अगर वेपर प्रेशर बदला तो सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर कहता है ऑस्मैटिक प्रेशर, सिस्टम के ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है, पढ़ेंगे इसको भी। ऑस्मोसिस जैसे आपका एक सीजन में वाटरमेलन रेनी सीजन में फूल जाता है और वही सनी सीजन में श्रिंक हो जाता है। यानी तरबूज जो होता है, खरबूजा जो होता है, वो पानी बरसता है, बारिश होती है, उस टाइम पे वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो वो सिकुड़ जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। और उसके रिलेटेड कोई प्रेशर होता होगा उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर।
फिर इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी एलिवेशन, एलिवेशन का मीन्स होता है इंक्रीज होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। थर्ड के बाद फोर्थ आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना, किसी भी सिस्टम के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना, दैट इज फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वी हैव टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर से बताओ कौन कौन सी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। नेक्स्ट कौन सी होगी, ऑस्मेटिक प्रेशर, नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद हो जाएगा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सबसे पहली बात तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये, ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, उन प्रॉपर्टीज को जनरली क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई गई है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से रिलेटेड एक प्रोसेस होता है उसका प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेम इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना। फर्स्ट चीज वेपर प्रेशर, प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद लोअरिंग, डिक्रीज होना, लोअरिंग का मीन्स क्या होगा, डिक्रीज होना। उसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स किसी भी स्टैंडर्ड के साथ रिलेट करके, जैसे उसकी प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ रिलेट किया। क्लियर है? तो देखो, लेट वी हैव a solution of A and B। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे मान लिया सॉल्यूशन है मेरे पास, वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व किया, तो मैं मान के चलता हूँ यह वाटर A है और आपका सोल्यूट B है। A आपका सॉल्वेंट है और B आपका क्या है, सोल्यूट। देयर इज ए सॉल्यूशन, बी को ए में डिजोल्व किया गया है। इस टाइप का आपके पास क्या है, एक सिस्टम दे रखा है, एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? इस सिस्टम का क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ राउट्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी वेपर स्टेट में ए का प्रेशर कितना होगा, बराबर होगा उस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, मल्टीप्लाइड बाई पी नोट ऑफ ए। यानी अगर आपके पास प्योर ए प्रेजेंट होता तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता, पी नोट, और उस मल्टीप्लाइड बाई उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, और बराबर कितना, वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम। इन द सेम वे व्हाट विल बी द पीबी, एक्स ऑफ बी, पी नोट ऑफ बी। पीबी किसके बराबर होगा, एक्स ऑफ बी, पी नोट ऑफ बी। देन पी टोटल, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, ध्यान देना जी इस पे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना मानना, पी टोटल। बताओ कैसे निकलता है, हाँ ऑब्वियस, ए प्लस बी, पी ए प्लस पी बी। अरे ऐसे ही होता है, राउल्ट्स लॉ में बताया था, 2 कंपोनेंट्स है तो उनका वेपर प्रेशर पी ए और पी बी है, तो बताओ टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पी बी। तो पी नोट ए क्या होता है, फिर पी नोट ए प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होता है अगर वो अकेला ही ए प्रेजेंट हो, और पी बी क्या होगा, प्योर बी का प्रेशर। क्लियर है? अब बताओ पी सॉल्यूशन क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। अब आती है मेन बात रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की। ये कहता है कि मान लो बी एक ऐसा सोल्यूट है जो वोलाटाइल नहीं है, लेट बी इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इस बात पे ध्यान दो भाई, किसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल? अरे वोलाटाइल कभी सुना है इंग्लिश में? वोलाटाइल का मीन्स होता है वेपोराइज हो जाना, जो चीज़ आसानी से वेपोराइज हो जाती है, जैसे एसीटोन। कभी नेल पेंट रिमूवर या एसीटोन को देखना, थोड़ी सी भी हीट मिलते ही वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल मीन्स आसानी से भाप बन के उड़ जाना, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। लेकिन नॉन वोलाटाइल क्या होगा, जो बॉयल ऑफ ना होता हो,
द कंपाउंड विच डज नॉट गेट इजीली बॉइल दैट इज नोन एज नॉन वोलाटाइल। जैसे सोल्ट, नमक, नमक आसानी से बॉयल नहीं होता, वाटर आसानी से क्या हो सकता है, बॉयल हो सकता है। क्लियर है। तो मैंने बी को कैसा माना, नॉन वोलाटाइल। मैं लिख देता हूं, नॉन वोलाटाइल का मीनिंग होता है दैट डजंट गेट वेपोराइज्ड इजीली, या जिसका वेपर प्रेशर क्या होता हो, लो। इस बात पे ध्यान दो, जिसके वेपर्स ना बनते हो आसानी से। लेट बी इज ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, बार बार आएगा अब ये टर्म आगे बार बार ऐड होगी। बी इज ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। किसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ए सोल्यूट विच डज नॉट बॉइल सो इजीली, और जिसके आसानी से वेपर्स ना बनते हो, और जिसके वेपर्स ही ना बनते हो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 या फिर क्या होगा, कम। आइडियल सिचुएशन में कितना मानूंगा, 0 मान लो। मैंने कहा बी एक ऐसा सोल्यूट है जिसके वेपर्स नहीं बनते, जो नॉन वोलाटाइल है, इम्प्लाइज वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 0। यहीं से बात शुरू हो जाती है। पानी पहले आसानी से बॉयल हो जाया करता था, लेकिन पानी में क्या डाल दिया, नमक। पानी में क्या डाल दिया, नमक। अब पानी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि पानी के सरफेस पे कौन आके लग जाएगा, सोल्ट। अब वो उसके वेपर से नहीं बनने देगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर। पीपी कितना, 0। क्यों 0, क्योंकि बी कैसा है, नॉन वोलेटाइल। नाउ P total will be equals to only PA. Clear? What is the value of PA? X of A, P naught of A. X of A, P naught of A. अब ये भी पता होगा सबको, XA प्लस XB कितना होता है, 1। तो यहाँ से XA कितना आ गया, 1 माइनस XB। ऊपर वाले इक्वेशन में यहाँ पुट कर दो, तो इम्प्लाइज P total will be equals to 1 माइनस XB P नॉट ऑफ A। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है और क्या निकालना है, XB की वैल्यू। खुद भी कर सकते हो इसको। इस इक्वेशन के अंदर से किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, XB की। क्लियर है, टारगेट पता चल गया क्या निकालना है, क्या निकालना है यहाँ से, XB। सबसे पहले क्या करोगे, P नॉट A को इधर लाओगे तो P टोटल डिवाइड बाई P नॉट A इक्वल्स टू 1 माइनस XB हो गया। अब ये 1 इस साइड आएगा, तो P टोटल अपॉन में पीए में से कितना माइनस होगा, 1। लेकिन इधर क्या बचा, माइनस का XB। फिर इसके बाद P टोटल माइनस P नॉट A डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ A बराबर माइनस का XB। इस XB को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया, P नॉट ऑफ A माइनस P टोटल अपॉन में P नॉट ऑफ A। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर मैं समझाऊंगा ये आया क्या है और क्या होता है। उससे पहले जो अभी तक लिखा गया है उसको समझ लेते हैं। ये कहता है कि लेट वी हैव ए सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, जहाँ पे ए को मैंने सॉल्वेंट माना और बी को क्या मान लिया, सोल्यूट। दोनों सोल्यूट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए और बी माना, ए को सॉल्वेंट और बी को क्या माना, सोल्यूट। कैसे, ए वाटर है और बी क्या है, सोल्ट है। क्लियर है। फिर कहता है अगर मैं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखूं अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA X ऑफ A P नॉट ऑफ A, PP का वेपर प्रेशर X ऑफ B P नॉट ऑफ B होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, PA प्लस PB। ये सारा पढ़ चुके हैं हम राउल्ट्स लॉ। इसके बाद आती है रिलेटिव लॉवरिंग की बात। मैंने कहा लेट B इज ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, एक ऐसा सोल्यूट जिसके वेपर्स नहीं बनते, यानी जो वेपोराइज नहीं होता, जो वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल। कैसा सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल दैट डज नॉट इजीली गेट वेपोराइज, या जिसके वेपर्स नहीं बनते, और वेपर नहीं बनते तो वेपर प्रेशर कितना, 0, और उसके वेपर प्रेशर को मैंने लो या फिर कितना कंसीडर कर लिया उसको, 0। तो ये PB यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। बचा कितना, ओनली PA, और PA की वैल्यू कितनी होती है, X ऑफ A P नॉट ऑफ A। फिर मैंने XA की जगह क्या लिखा, XB। XB रख के और आखिर में किसकी वैल्यू निकाली, XB। B क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो XB क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन होता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये समझ में आ गया डेरिवेशन, मैथमेटिकल पार्ट। अब थ्योरी करवाता हूँ मैं इसकी। मैथमेटिकल पार्ट में निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट XB इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस PT डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ A। मैथमेटिकल पार्ट से हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से, X ऑफ B इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P टोटल डिवाइडेड बाई P नॉट ऑफ A। एक एक टर्म बताता हूँ। पहली टर्म होती है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है
मोल फ्रैक्शन को। किसका मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। पी नॉट ए क्या बताता है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। व्हाट इज द पीटी? व्हाट इज द पीटी? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब मान लो शुरुआत में पानी है, पानी का वेपर प्रेशर है 1, पानी में डाल दिया नमक, पानी का वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? ये प्योर सिस्टम है, ये मैंने तुम्हें वाटर दिया, वेपर प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक, है ना, लेकिन इसके अंदर नमक डालने की वजह से नमक ने क्या किया? इसके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। सॉल्ट ऑक्यूपाइज द सरफेस एज वेल एज द एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, और वाटर के वेपर बनने बंद हो जाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। 0.8 एटमॉस्फेरिक। प्योर पानी का कितना होता था? 1 एटमॉस्फेरिक। पानी का सॉल्यूशन का कितना हो गया? 0.8। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट ऑफ ए माइनस पी टी? 1 माइनस 0.8 कितना? 0.2 एटमॉस्फेरिक। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? डिक्रीज। तो इसे क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दिस टर्म पी नॉट ए माइनस पी टी इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर का घटना। पहले होता था पी नॉट और अब होता है पी टी। दोनों को माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कितना डिक्रीज हुआ, क्योंकि प्योर का 1 एटमॉस्फेरिक होता है तो सॉल्यूशन का कितना होगा? 0.8। क्यों घट गया? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, उसके वेपर नहीं बनेंगे। और पी नॉट माइनस पी टी लोअरिंग। अब बताओ, पी नॉट माइनस पी टी लोअरिंग, और लोअरिंग को किससे डिवाइड कर दिया? उसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, प्योर से। तो इसको कौन सी लोअरिंग बोलते हैं? अरे ऊपर वाला तो लोअरिंग है, नीचे पी नॉट उसी से डिवाइड कर दिया, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या ये टर्म समझ में आई? क्या पढ़ाया मैंने ये पता चला? पी नॉट ए का मतलब है प्योर ए का प्रेशर, पी टी का मतलब है जब पानी के अंदर नमक डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया ए और बी का, तब उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पी टी। दोनों को माइनस करोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आया वो पता चल जाएगा। अब मुझे पता है घटा है तो मैं क्या बोलूँगा? लोअरिंग। अगर उसको पी नॉट ए से दोबारा डिवाइड कर दिया, उसी संख्या से दोबारा डिवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाता है? रिलेटिव। और ऊपर वाला लोअरिंग है तो लोअरिंग, वेपर प्रेशर काउंट कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर। शायद मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। तो फाइनल आंसर इज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ ए। इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में किसी को दिक्कत है तो एक बार फिर से सुन लो। मेरे पास एक प्योर सिस्टम होता था ए, जिसको मैं वाटर कहता हूँ, उसका वेपर प्रेशर होता था पी ए। उसके अंदर मैंने सोल्ट डाल दिया, और सोल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके वेपर्स नहीं बनते, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके सरफेस को ऑक्यूपाई करके उसके वेपर्स को भी क्या कर देगा? बनना धीरे कर देगा, है ना। फिर इसके बाद ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वेपर प्रेशर हो गया जी डिक्रीज। पहले पी नॉट ए होता था, अब कितना होता है? पी टी। कितना डिक्रीज हुआ? पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए कर दिया तो उसको क्या बोला जाएगा? रिलेटिव चेंज। चेंज डिक्रीज हुआ है, दैट्स वाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी टी। क्लियर है जी? समझ में आया? ओके। और निकला क्या आखिरी में? कितना अमाउंट मैंने वहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकाला डाला है वो यहाँ से क्या कर लिया मैंने? कैलकुलेट। तो दैट मीन एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ऑफ ए। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पेपर में अगर आ जाता है तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो क्या होता है उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करके बताना है और डेफिनेशन में लिखना है ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will decrease, and this is called lowering in vapor pressure.
क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर इस टर्म को पी नोट से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स बी बराबर होगा, बार बार लिख रहा हूँ, पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नोट ऑफ ए, पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन पी ए बराबर नॉन वोलाटाइल का मोल फ्रैक्शन। क्लियर है जी? तो ये हमारा यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है ना, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। क्लियर है जी? ओके ओके, वी हैव दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दैट्स मीन प्योर वाटर का दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 17.51 mm ऑफ Hg, यानी वेपर प्रेशर mm में दे रखा है 17.51 mm। तो पहली चीज इसने यहाँ पे दे रखी है पी नोट ए, प्योर पानी का वेपर प्रेशर दे रखा है 17.5 mm। क्लियर है? उसके बाद कहता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन, यानी पानी में क्या डाल दिया उसने? शुगर डाल दी, वेपर प्रेशर कम हो गया। तो वो बता रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो कॉपी में क्या लिखा है? लोअरिंग, पी नोट ए में से कुछ पी टी माइनस करते हैं तो लोअरिंग आती है 0.0614 mm। दिस इज द लोअरिंग, डिक्रीज। क्लियर है? और उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला पार्ट क्या बोलता है? कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैंने बताया था पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन पी नोट ऑफ ए को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट ए प्योर स्टेट का प्रेशर, पी टी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी टी अपॉन पी नोट रिलेटिव लोअरिंग। कितना आ जाएगा आंसर? 0.0614 डिवाइड बाई 17.51। ऊपर भी mm नीचे भी mm, कैंसिल, आंसर कितना बना? 0.00351। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर पूछता है। क्या होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर? किससे रिप्रेजेंट होता है? पी टी से। ये निकाल के बताना है। मैंने कहा पी नोट ए माइनस पी टी, वैल्यू दे रखी कितनी? 0.0614 mm। और पी नोट ए कितना दे रखा है मैंने? 17.51। बताओ जी पी टी कितना होगा? रख दो यहाँ 17.51 पी टी बराबर 0.0614। पी टी यहाँ से निकालूंगा तो 17.51 और जोड़ दूंगा तो 0.0614। आंसर आ जाएगा इसका 17.4468 mm। इतना आ जाएगा। सही है ना? ऐसा है कुछ बोला भाई? प्योर स्टेट का प्योर वाटर का पी नोट ए, सॉल्यूशन का पी टी, लोअरिंग पी नोट माइनस पी टी, रिलेटिव पी नोट से डिवाइड। अब लास्ट चीज पूछता व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देखो भाई, वाटर ए से रिप्रेजेंट होता है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बी से रिप्रेजेंट होता है। तो मैंने पढ़ा था अभी पी नोट ए माइनस पी टी डिवाइड बाई पी नोट ए को नॉन वोलाटाइल का मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 0.00344। ये आई थी एक्स बी। तो ये तो हो गया नॉन वोलाटाइल का। किसका आ गया? नॉन वोलाटाइल का। तो बताओ जी व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देखो सीधा एक्स ए प्लस एक्स बी एक होता है। एक्स से निकालना चाहते हो तो एक माइनस क्या कर देना? एक्स बी। तो एक में से कितना घटा दो? 0.00344। इतना कुछ माइनस करना पड़ेगा। देखो एक बार न्यूमेरिकल सही है भाई, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सही है न्यूमेरिकल की। तो वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर है, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया। और ओवरऑल बात फिर से बता देते, जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालोगे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। न्यूमेरिकल भी मिलेगा आपको असाइनमेंट में, सोल्व करना उसको, और कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड एक अगली टर्म बताता हूँ जो कि थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर इसके बाद डिस्कस करेंगे आखिरी में, इससे रिलेटेड है वेपर प्रेशर से। दैट्स वाई मैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले पढ़ा रहा हूँ। एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, एलिवेशन का मतलब व्हाट इज द एलिवेशन मीन्स इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक टेम्परेचर जिस पे जाने के बाद बाहर का प्रेशर और एक इंटरनल वेपर प्रेशर सेम हो जाया करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर। पढ़ाया था, बताया भी था, रिलेशन भी लिखवाया था वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली टू दी वेपर प्रेशर लिखवाया था और बोला भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा था ना। तो पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इंटरनल वेपर प्रेशर बिकेम इक्वल टू ईच अदर, दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर, ना सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वाटर था मेरा प्योर, कौन सी स्टेट, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया है। मान लो एक एटमॉस्फेरिक पे कितने डिग्री पे बॉइल होगा, हाँ जी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी कितने डिग्री पे बॉईल हो जाया करता है, 100 डिग्री। कंफ्यूज मत हो, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ी हमने कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाए। कब बदलेगा वो तो देखेंगे कब बदलता है, लेकिन हाँ, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर में ऐड कर दिया थोड़ा सा सोल्ट, वाटर में थोड़ा सा क्या डाल दिया, सोल्ट। क्या सोचते हो, वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होगा, नहीं होगा 100 डिग्री पे, या तो कम पे होगा या ज़्यादा पे होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था व्हाट सोल्ट इज ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, सोल्ट इज ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। कैसा सोल्यूट होता है ये, नॉन वोलाटाइल। क्या वेपर बनेंगे इसके, और दूसरे के वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, क्या कर देता है भाई, दूसरे के वेपर प्रेशर को भी डिक्रीज। और जब किसी का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड। तो बॉइलिंग पॉइंट मान लो कितने डिग्री पे होता है, 100 डिग्री। कितने डिग्री का एलिवेशन आया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। पहले टेम्परेचर T1 पे कोई चीज़ बॉयल होती थी, लेकिन उसमें अगर मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया तो कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगी, T2 पे। और इसको क्या बोला जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है जी, है ना। ऐसा ही कुछ है कि मैंने अगर वाटर के अंदर सोल्ट डाल दिया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले टेम्परेचर कितना बॉयल होता था, T1 पे, बाद में कितना हो गया, T2 पे। व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड then the vapor pressure of solution decrease and hence boiling point get also increased. Boiling point of solution will also increase. जो प्योर सिस्टम वाटर 100 डिग्री पे बॉईल हुआ करता था, वो वाटर का सॉल्यूशन इन सोल्ट किस पे बॉईल ऑफ होगा, अब जाके 110 डिग्री पे, यानी 110 डिग्री पे। और ये जो 10 डिग्री का इंक्रीमेंट आया, इसको क्या बोला जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। T1, लेट्स T1 100 डिग्री, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। T2 बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अगर आपने वहाँ क्या डाल दिया हो, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, T2। बताओ कौन सा ज़्यादा होगा, ऑब्वियस T2 ज़्यादा होगा। देन डिफरेंस इसको बोला जाता है एलिवेशन। डिफरेंस का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, 110 माइनस 100 बराबर 10। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा मैं इसका, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब आप किसी भी वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में घट जाएगा। यानी वेपर प्रेशर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने से हमेशा डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले वो T1 पे बॉयल होता था, अब वो T2 पे जाके बॉयल होगा।
दोनों का डिफरेंस कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किससे रिप्रेजेंट होगा? डेल्टा टीपी से। क्लियर? This is the temperature, this is boiling point, no sorry, this is pressure and this is temperature graph। एक सिस्टम का ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है जब किसी सिस्टम का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक हो जाएगा उस टाइम पे वो सिस्टम क्या होता होगा? बॉयल। मैंने बढ़ाना शुरू किया धीरे 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 वेपर प्रेशर, और ये आ गया यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना? एक एटमॉस्फेरिक। कितना आ गया? एक एटमॉस्फेरिक। तो वो सिस्टम कितने डिग्री पे बॉयल हो जाया करेगा? T1 हो जाएगा बॉयल। भाई यहाँ ये वेपर प्रेशर था, पानी रखा हुआ था, पानी का वेपर प्रेशर था। फिर मैंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया? उसको हीट करना शुरू किया। हीट करना शुरू करूंगा, वेपर बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर क्या होना स्टार्ट होगा? इंक्रीज। और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? एक एटमॉस्फेरिक, यानी बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर, बाहर के प्रेशर के बराबर। तो उस टाइम पे टेम्परेचर देखा मैंने कितना था? 100 डिग्री, यानी T1। सिस्टम क्या हो गया? बॉयल। तो ये ग्राफ है प्योर वाटर का। फिर मैंने पानी के अंदर सोल्ट डाला, यानी सोल्ट प्लस क्या डाल दिया? वाटर। यहाँ पे कहता है धीरे 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 बॉयल किया, और एक ये सिचुएशन आई जब जाके आपका कितना बढ़ा? एक एटमॉस्फेरिक। उसके नीचे ड्रॉ करके देखा तो टेम्परेचर कितना मिला? T2। और ये भी पाया T2 ज़्यादा है किससे? T1 से। यानी ये सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे क्यों बनाया? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम होता है। जब ये बढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत हार्डली जाके वो कितने पे पहुंचा? एक एटमॉस्फेरिक पे। लेकिन उस टाइम तक चेक किया तो टेम्परेचर बहुत ही हाई था कंपेयर टू दी प्योर स्टेट टेम्परेचर। तो ये दोनों ग्राफ क्या बताते हैं कि पहले आपका प्योर सब्सटेंस था वो आसानी से कितने पे पहुंच जाता था? एक एटमॉस्फेरिक पे। लेकिन अब वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडिशन से कम हो गया तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो कितने डिग्री पे पहुंच पाता है ना, कितने एटमॉस्फेरिक पे पहुंच पाता है? 1 पे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर है जी? जैसे इसका डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। Glycol is added as a coolant in radiators। हाँ जी, रेडिएटर्स कहाँ यूज होते हैं? सुना है कहीं नाम रेडिएटर का? इंजन जो होता है किसी भी कार का, ट्रक का या किसी भी व्हीकल का, जो इंजन होता है उस व्हीकल के इंजन में, व्हीकल का जो इंजन होता है उसके अंदर एक रेडिएटर लगाया जाता है। और कभी देखा हो उस रेडिएटर के अंदर पानी भी डालते हैं। क्या काम आता है वो पानी? और वो पानी डालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बाद उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, जल्दी से उसको हम चेंज भी नहीं करते। क्या होता है उस वाटर का? हाँ जी, वो वाटर काम आता है जब आपकी गाड़ी चलती है तो गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो पानी उस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना, यानी वो किसकी तरह काम करता है? एज ए कूलेंट। लेकिन मुझे पता है इंजन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री। जनरली इंजन का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला जाया करता है। क्या 100 डिग्री के बाद आपको वाटर मिलेगा वहाँ पे? एज ए कूलेंट सर्व कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 100 डिग्री पे जाते पानी बॉयल हो जाएगा। वो जब खुद ही बॉयल हो गया तो किस चीज़ को ठंडा करेगा? क्योंकि उसका काम क्या है? कूलेंट। बिकॉज कूलेंट का काम क्या होता है? सिस्टम को कूल करना। अब पानी जब लिक्विड फॉर्म में ही नहीं है तो किसको कूल करेगा? इसलिए मैं वाटर के अंदर क्या डालता हूँ? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नाम होता है ग्लाइकोल। ये क्या होता है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। वेपर प्रेशर को घटाएगा और बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देगा? इंक्रीज। और इस सॉल्यूशन का वेपर बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यानी टेम्परेचर अगर 100-150 से भी ऊपर चला गया तो भी पानी बॉयल नहीं होगा, वाटर बॉयल नहीं होगा, और एज ए कूलेंट क्या कर सकता है? वो सर्व कर सकता है। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग ग्लाइकोल एज ए कूलेंट इन द रेडिएटर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी दे रखा है, व्हाई ग्लाइकोल इज एडेड टू द कूलेंट ऑफ रेडिएटर्स। व्हाई ग्लाइकोल इज एडेड टू द कूलेंट इन रेडिएटर, कूलेंट ऑफ रेडिएटर। रेडिएटर्स का जो कूलेंट होता है उसके अंदर हम ऐड करते हैं उसको। क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज
Glycol is a non-volatile solute that will increase the boiling point of the water and it can serve as a coolant for the at the higher temperature. Formula होता है glycols का CH2OH, CH2OH दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकोल, यानी डाईओल होता है, 2 OH ग्रुप होते हैं इसमें। समझ में आ गया जी बॉइलिंग पॉइंट का रहस्य इंक्रीज होने का। किस लिए इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि जब कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हो तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या कर देता है, वेपर प्रेशर को डिक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज। क्लियर है जी? ना T2 minus T1 is known as delta TB, elevation in boiling point. Elevation in boiling point is directly proportional to the molality। और सारे इस बात से नॉलेज में है सबकी में कि मोलैलिटी क्या होती है, इस बात से रूबरू है सारे की मोलैलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक साइन यूज किया जाता है KBM। दिस इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दिस इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है भाई, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है जी? कर लोगे इसके बारे में। KB क्या होता है, KB की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो KB बराबर डेल्टा TB अपॉन M। इफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल, कितना सॉल्यूशन है, 1 मोलल, KB कितना होगा, डेल्टा TB के बराबर, यानी KB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। कोई भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।